छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा के कार्यों की। तो बच्चों ध्यान देंगे, मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हैं मुद्रा के मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य। दूसरे हैं मुद्रा के द्वितीयक कार्य। तीसरे हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्य और चौथे हैं मुद्रा के विविध कार्य अथवा अन्य कार्य। अब बच्चों हम एक एक वर्गीकरण की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्यों पर। तो बच्चों ध्यान देंगे, मुद्रा के प्राथमिक कार्य केवल 2 हैं। पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। तो बच्चों इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों आप सभी जानते हैं कि मुद्रा का जन्म ही विनिमय की कठिनाइयों के कारण हुआ था और विनिमय की कठिनाइयों में सबसे बड़ी समस्या विनिमय के किसी सर्वमान्य माध्यम की थी। तो वास्तव में वर्तमान युग में जितने भी लेन देन होते हैं वे सब मुद्रा के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसका आशय यह है कि अगर हमें कोई भी वस्तु या सेवा प्राप्त करनी है तो उसका भुगतान हम मुद्रा में ही करते हैं। थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, यहाँ तक कि उपभोक्ता जो भी लेन देन करते हैं सभी लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। तो बच्चों मुद्रा को जो सबसे पहला और प्रमुख कार्य है वो है इसका विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। बच्चों दूसरा है मूल्य का मापक। बच्चों जब हम विनिमय की कठिनाइयों की बात करते हैं तो वास्तव में जब वस्तु विनिमय व्यवस्था थी तो एक बहुत बड़ी समस्या मूल्य के मापन की आती थी। मुद्रा ने हमारी यह समस्या दूर कर दी है। वर्तमान समय में समाज में जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं हैं उन सभी का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। किसी वस्तु की नाप, तौल, लंबाई यह सब अलग अलग इकाइयों में मापी जाती है, लेकिन किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। वास्तव में जब हमको कोई वस्तु या सेवा क्रय करनी होती है तो उपभोक्ता के रूप में सबसे पहले हम उसका मूल्य जानना चाहते हैं और मूल्य के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि हमको अमुक वस्तु या सेवा की कितनी मात्रा क्रय करनी है। तो मुद्रा ने कहीं ना कहीं मूल्य के मापन के संबंध में जो समस्या उत्पन्न होती थी उसको पूरी तरीके से दूर कर दिया है। बच्चों इसके बाद हम आते हैं मुद्रा के द्वितीयक या सहायक कार्यों की तरफ। बच्चों मुद्रा के द्वितीयक या सहायक कार्यों में 3 कार्यों का उल्लेख किया जाता है। उसमें सबसे पहला है भावी भुगतानों का आधार, दूसरा है मूल्य संचय का साधन और तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। अब बच्चों हम द्वितीयक कार्य या सहायक कार्य के इन तीनों बिंदुओं को अलग अलग समझते हैं। तो बच्चों द्वितीयक या सहायक कार्यों में जो सबसे पहला बिंदु है वो है भावी भुगतानों का आधार। बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं जब हम कोई लेन देन करते हैं तो वो लेन देन बच्चों नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। बच्चों जब कोई लेन देन उधार होता है तो उधार देते समय ब्याज की दर क्या होगी, भुगतान की किस्तें कितनी होंगी, यह सब कुछ मुद्रा के रूप में ही तय किया जाता है ताकि ऋणी यह अपने दिमाग में निश्चित कर सके कि उसे कब और कितनी राशि चुकानी है और जो ऋणदाता है उसे भी स्पष्ट रूप से मालूम रहे कि उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, उसे किस्तें कब कब प्राप्त होंगी। इसका मतलब भावी भुगतानों का आधार भी वर्तमान समय में मुद्रा ही है। भावी भुगतानों का मतलब जो लेन देन उधार में हुए हैं उस उधार को ऋणी किस प्रकार से प्राप्त करेगा, ऋणी किस प्रकार से भुगतान करेगा और ऋणदाता किस प्रकार से प्राप्त करेगा। बच्चों इसके बाद सहायक या द्वितीयक कार्यों में अगला है मूल्य संचय का साधन।
बच्चों, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में एक बहुत बड़ी समस्या आती थी मूल्य संचय की, क्योंकि वस्तुओं का एक निश्चित जीवन होता है, उसके बाद वस्तुएं खराब हो जाती हैं। बच्चों, हम मनुष्य हैं और हम स्वभाव से ही भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि भविष्य की जो आकस्मिक विपत्तियां हैं, भविष्य में जो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा हम बचा कर रखें। परंतु यह बचत किस रूप में हो और हमने जो बचत की है वह सुरक्षित रहे, यह भी हमारी एक बहुत बड़ी चिंता होती है। बच्चों, मुद्रा ने कहीं ना कहीं हमारी ये चिंता, ये समस्या भी दूर की है। हम मुद्रा के माध्यम से थोड़े स्थान पर अपनी बचतों को सुरक्षित रख सकते हैं और उसको भविष्य में आकस्मिक परिस्थितियों के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो मुद्रा आज के समय में मूल्य संचय का एक बहुत प्रमुख साधन बन गई है। बच्चों, सहायक या द्वितीयक कार्यों में अगला कार्य है मूल्य का हस्तांतरण। बच्चों, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में मूल्य का हस्तांतरण भी एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। वास्तव में कई बार ऐसी व्यवहारिक समस्याएं आती हैं कि हम मूल्य का हस्तांतरण करना चाहते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति सुल्तानपुर छोड़कर लखनऊ बसना चाहता है, तो वह सुल्तानपुर की अपनी जितनी भी संपत्तियां हैं, मकान, ज़मीन, अन्य सभी चीज़ें, उस सब को मुद्रा में बेचकर लखनऊ में नई संपत्ति खरीद सकता है। लेकिन बच्चों, अगर हम किसी और वस्तु के माध्यम से यह कार्य करना चाहते, मूल्य का हस्तांतरण करना चाहते, तो यह संभव नहीं था। पर मुद्रा के द्वारा आसानी से हम एक स्थान की संपत्ति को बेचकर दूसरे स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकते हैं। इस प्रकार हम आसानी से मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हम आते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्यों की तरफ। बच्चों, मुद्रा के आकस्मिक कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आय का वितरण, दूसरा है पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाना, तीसरा है साख का आधार और चौथा है संपत्ति की तरलता। बच्चों, अब हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं आय के वितरण पे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि देश में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है, उसमें उत्पत्ति के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम या साहस, इन सभी का योगदान होता है। अतः इन सभी वर्गों को उनके सहयोग के प्रतिफल स्वरूप उचित रिटर्न अवश्य मिलना चाहिए। तो वास्तव में किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, उसका अनुमान तो मुद्रा में लगाया ही लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, साहस ने जितना भी योगदान किया है, उनको उनके योगदान के अनुपात में भुगतान भी मुद्रा में ही किया जाता है। इसका आशय यह हुआ कि मुद्रा ही समाज के भिन्न वर्गों को आर्थिक न्याय दिलाने में सहायक होती है। तो आय के वितरण का एक सीधा सा संक्षिप्त सा अर्थ ये हुआ कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को उनके प्रतिफल के बदले कितना भुगतान किया जाए, यह भी मुद्रा में ही तय होता है। इसके बाद बच्चों अगला बिंदु है पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पूंजी में कई सारे तत्व शामिल हो सकते हैं, परंतु पूंजी का जो सबसे प्रमुख आधार है वो मुद्रा है। वास्तव में मुद्रा के द्वारा ही पूंजी को विनियोगों में हस्तांतरित किया जा सकता है और इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसका आशय यह हुआ कि पूंजी की गतिशीलता और उत्पादकता बढ़ाने में सबसे प्रमुख योगदान मुद्रा का ही, क्योंकि बच्चों आप जानते हो, व्यवसाय में जो कुछ भी नियोजित किया गया वह पूंजी है। इस पूंजी में बहुत सारी चीज़ें स्थिर होती हैं, लेकिन मुद्रा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आधार है जो पूंजी की उत्पादकता को और उसकी तरलता को, उसकी गतिशीलता को बढ़ा देता है। इसके बाद बच्चों अगला बिंदु है साख का आधार। बच्चों आप जानते हो, जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, जो भी बैंक हैं, उन सभी का व्यवसाय साख के आधार पर ही चलता है। और ये जो बैंक या वित्तीय संस्थान हैं, ये सब साख का सृजन
अपनी जमा धनराशियों के आधार पर करते हैं, और इस संस्थाओं में जो भी जमाएँ हैं वो मुद्रा के रूप में होती हैं। और वास्तव में इन संस्थाओं के पास जितनी जमा धनराशियाँ हैं वही इन पर ग्राहकों के विश्वास का आधार है। व्यापारी जो साख जारी करते हैं बच्चों, उसके पीछे भी नकदी की ही गारंटी रहती है, बैंकों का भरोसा रहता है। इसका मतलब जो कुछ भी साख है, जो कुछ भी क्रेडिट है, उसका आधार मुद्रा ही है। मुद्रा के बिना कभी भी साख का सृजन नहीं हो सकता। बच्चों, इसके बाद अगला बिंदु है संपत्ति की तरलता। बच्चों, आप सभी जानते हैं तरलता का मतलब नकद रूप से होता है। तो वास्तव में कोई भी संपत्ति है, मुद्रा ही उसको तरलता प्रदान करती है। इसका आशय हुआ कि भूमि है, मशीनें हैं, मकान है, इन सबको जब भी हम बेचते हैं तो इसके बदले में हमें मुद्रा ही प्राप्त होती है। और हम वास्तव में भूमि, मकान, मशीनें, ये सब चीज़ें क्यों बेचते हैं? इसके पीछे हमारा एक मकसद होता है कि हम इसको अधिक लाभ देने वाले स्थानों या व्यवसायों में लगा सकें। तो इसका मतलब हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी संपत्ति है उसका कुछ भाग हमारे पास तरल रूप में अवश्य रहे। तो वास्तव में हमारी जो संपत्ति है उसकी तरलता का आशय उसका मुद्रा के रूप में होना है। तो वास्तव में मुद्रा हमें संपत्ति की तरलता भी प्रदान करती है, और व्यक्ति सामान्य रूप से अपने पास कुछ न कुछ तरल रूप में रखना चाहता है, और यह तरल रूप मुद्रा ही है। इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं मुद्रा के विविध कार्य या अन्य कार्यों की। इसमें बच्चों केवल दो हैं। पहला है इच्छा की वाहक और दूसरा है भुगतान स्थिति की सूचक। बच्चों, हम व्यक्ति के रूप में जो कुछ भी अपनी बचतें होती हैं उन बचतों को संचित करके रखते हैं और कहीं ना कहीं जमा कर देते हैं। यह हमारी जो संचित मुद्रा है, इस संचित मुद्रा को हम अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह जो मुद्रा है यह हमारी इच्छाओं की वाहक है। हमने मुद्रा के रूप में जो कुछ भी संचित कर कर रखा हुआ है उसके माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मुद्रा समाज की वर्तमान और भविष्य की इच्छाओं की पूर्ति में सामान्य रूप से सहयोग करती है। अपनी वर्तमान इच्छाएं और भविष्य की इच्छाएं दोनों हमारे पास जो मुद्रा है उसके द्वारा आसानी से पूरी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला बिंदु है भुगतान स्थिति की सूचक। बच्चों, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी फर्म है, उसकी भुगतान क्षमता कितनी है, यह भुगतान क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति के पास कितनी मुद्रा है। ऐसे ही अगर कोई संस्था है तो उसकी भी भुगतान स्थिति उसके पास उपलब्ध मुद्रा की मात्रा पर ही निर्भर करती है। इसका मतलब मुद्रा ही यह स्पष्ट करती है कि किस व्यक्ति, संस्था या फर्म की वित्तीय हालत कैसी है। अगर मुद्रा नहीं रह गई है तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह संस्था दिवालिया तो नहीं हो गई है। बच्चों, ये सब मुद्रा के कार्य हैं और परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुद्रा के कार्य सामूहिक रूप से भी पूछे जाते हैं और अलग अलग खंड के रूप में भी। जैसे कभी मुद्रा के प्राथमिक कार्य पूछ लिए गए, कभी सहायक कार्य पूछ लिए गए। तो इस प्रश्न को बच्चों अच्छों से तैयार करेंगे ताकि परीक्षा में आप इसको अच्छे ढंग से लिख सकें।